स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 के गणित में देखेंगे दक्षता अभ्यास 5। और दक्षता अभ्यास 5 जो होता है वो आपके जो इकाई होंगी, इकाई 5 जो है ABCD जितने भी एक्सरसाइज आपने पढ़े हैं, जितने भी अभ्यास आपने पढ़े हैं, उन्हीं सबका होता है दक्षता अभ्यास में रिवीजन। एक एक्सरसाइज के 1 या 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर आपका ये दक्षता अभ्यास में हो जाता है रिवीजन। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। ये कोण B यहाँ पर ABC दिख रहा है, ABC कोण B क्या है 90 अंश है। AB यहाँ पर दिया गया है हमको 6 सेंटीमीटर है। AC बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो BC की माप होगी, BC की माप क्या होगी ये हमको बताना है। तो जब समकोण त्रिभुज दिया गया होता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि जिस पर कुछ टिका हुआ होता है, यानी कि ये आधार है, इस पर ये हमारा ये फिगर दिया गया तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी होगी लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कि जो खड़ी वाली भुजा है यही हमारी लंब होगी, और ये आधार हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे उसे लंब बोलेंगे, और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो तीनों चीज़ों बातें मालूम हो गई। अब इस पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कहने का मतलब समकोण त्रिभुज जो भी है हमारा लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण ये हमारा है, तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कि जो हमारा फार्मूला होगा पाइथागोरस प्रमेय का, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है बता रहे हैं फिर से, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग हो जाता है, यानी कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं यानी कि लंब और आधार। तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, लंब है प्लस आधार है, लंब और आधार, यानी कि शेष दो भुजाएं, एक हमारी लंब हो गई और एक क्या हो जाएगी हमारी आधार हो जाएगी। तो शेष ये दो हमारी भुजाएं हो गई। तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, इनका वर्ग किया के योग के बराबर होता है। तो योग के बराबर होता है कौन, कर्ण। तो ये हमारा फार्मूला होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है BC की माप, तो यहाँ पर हम रखेंगे माप। तो कर्ण का स्क्वायर ये हमने लिख दिया है, कर्ण है तो कर्ण हमारा कौन सा है AC। तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, अभी माप नहीं रखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, लंब जो है हमारा AB या BA कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रम से लिखेंगे, जो अक्षर पहले आता है अल्फ़ाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार हमारा क्या है CB का स्क्वायर, आधार का नाम है CB या BC। तो यहाँ पर हमको BC दिया है तो यहाँ पर हम BC ही रख लेंगे, CB नहीं रखेंगे। BC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा इसमें रखेंगे हम मान, यानी कि AC का स्क्वायर, AC जो है हमारा 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो ये लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर ये हमको नहीं दिया गया है, तो BC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि BC का ही मान निकालना है। तो BC का स्क्वायर ऐसे रखेंगे। तो पक्षांतरण में संख्या एक तरफ जाएंगे, या एक लाइन सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं फिर पक्षांतरण करते हैं। पहले हल करें लेंगे फिर करेंगे पक्षांतरण। देखिएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 दाम यानी कि 10 गुणे 10, 10 दाम 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 36, और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का
स्क्वायर। संख्या संख्या एक तरफ तो क्या हो जाएगा 100, ये संख्या इधर प्लस की है तो इधर आएगी तो काहे की हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 36 बराबर BC का स्क्वायर। ये संख्या प्लस की कैसे हुई, इसके पहले कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा, तो इसीलिए ये माइनस की हो गई इधर आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, और 64 बराबर क्या होगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर दो तरीके से इसको हल कर सकते हो, कैसे, चाहो तो इधर का वर्ग हटाओ तो इधर वर्गमूल का निशान लगाओ, या तो फिर इधर वर्ग में लिखा है तो इसको भी वर्ग में लिखिए। तो 64 जो है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 64 जो स्क्वायर होता है वो 8 का होता है, 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर जो भुजा होगी BC बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B हमको दिया गया था 90 अंश, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी, तो BC की माप कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका यहाँ से देखिएगा, इतने को करने के बाद हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इधर से वर्गमूल हटेगा तो 64 जो है इस तरीके से वर्गमूल लग जाएगा 64 के ऊपर, बराबर उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा BC। तो वर्गमूल में 64 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 64 को हम काटते हैं, 64 को वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 64 को काटेंगे। तो कैसे कटेगा देखिएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो वर्गमूल के अंदर लिखे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम 6 बार लिखेंगे, 2 2 4 2 6, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC। इसके बाद इसके बनाते हैं हम जोड़े, तो 1 2 3, तो जोड़े में एक एक ही संख्या लिखी जाएगी, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, बराबर क्या हो जाएगा BC। तो BC बराबर है 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर BC। ये सेंटीमीटर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब हमारे जो 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सब सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो आंसर भी कहाँ में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसको करने के बाद चाहे ये वाला कर लीजिए या फिर इसको करने के बाद ये वाला कीजिएगा। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर दी गई है। ये आयताकार मैदान है, इसकी एक लंबाई दी गई है यानी कि 24 मीटर दी गई है, और चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसके आयताकार है ना, तो इसके सामने की भुजा ये भी 24 मीटर होगी और ये भी कितनी होगी 10 मीटर ही होगी। तो इसके आगे कहता है इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा, विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो चाहे आप इस त्रिभुज के द्वारा यानी कि इस समकोण त्रिभुज के द्वारा विकर्ण की लंबाई निकाल लें, या फिर दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के द्वारा विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, जो भी त्रिभुज में निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, क्योंकि ये वाली लेंथ दी गई थी और साथ में हमको ये वाली भुजा दी गई, तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि हमको सब मालूम हो गया। चाहे इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे तो हमको 2 भुजाएं तो मालूम है, तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। चाहे इस त्रिभुज के द्वारा निकालें तो यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज BCD में, तो इस त्रिभुज के द्वारा निकालेंगे तो ये 2 भुजाएं मालूम है, तो ये वाली निकाल सकते हैं, यानी कि हमको कर्ण ही निकालना है। तो सबसे पहला वाला फिगर ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABD में, ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये वाला जो त्रिभुज दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं यानी कि लंब होगी और आधार होगा। समकोण त्रिभुज में बस तीन ही होते हैं, कर्ण, लंब, आधार, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है फार्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पर अब देखिएगा कर्ण, लंब, आधार क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो हमारी कर्ण होगी। लंब आधार में से कोई भी मान सकते हैं हम। तो लंब, या कहने का मतलब जब ये सामने कर्ण हुआ तो ये वाला हम मान लेंगे लंब। चाहे ये वाला लंब मान सकते हैं, ये वाला आधार मान सकते हैं, या ये आधार मान सकते हैं, ये लंब मान सकते हैं। तो लंब, ये हमारा हो गया लंब, 90 डिग्री के सीधे गई भुजा लंब, ये कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बस कर्ण सही रहना चाहिए, बाकी लंब आधार में कोई भी हम मान सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें नाम रखेंगे, तो नाम हम रखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है? BD, कर्ण ही हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 10 का स्क्वायर। तो ये हमने मान रखे। अब BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको हल कर लेंगे। BD का स्क्वायर बराबर 24, 24 संयम कितना होता है? 24 और 24 की गुणा, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा? 9, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। ये जो आंसर होगा 6, 9, 8, 17 7 हासिल 1, ये 576, यानी कि 576 और प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 10 दाम 100। तो BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 576 और 100 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6 में 0 जुड़ेगा 6, 7 में 0 जुड़ेगा 7 और 5 का क्या हो जाएगा? 5। तो BD स्क्वायर बराबर, इसको भी स्क्वायर में लिख लेंगे। तो 576 को काटेंगे, यहाँ पर 576 काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, क्योंकि ऐसे हम वर्ग नहीं बता सकते हैं किसका है, या तो फिर वर्ग याद होने चाहिए। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। अगर आपको वर्ग नहीं मालूम है तो इस तरीके से निकालेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 18, 2 से काटेंगे दुनाम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गए ये हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम बना लेते हैं जोड़ा, तो 2 बनेगा, एक जोड़ा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो इनमें से एक एक लेकर गुणा करवा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये हमारा वर्ग जो बनेगा वो 24 का वर्ग बनेगा। तो स्क्वायर कट जाएगा, तो BD की जो लंबाई आएगी वो आएगी 24। BD की लंबाई कितनी आएगी? 24। यानी कि ये हमारी है BD का मतलब हमसे पूछा जा रहा है इस आयताकार मैदान का विकर्ण क्या होगा? यही हमारा विकर्ण है। आयत में जो त्रिभुज के हिसाब से ये कर्ण है, लेकिन आयत के हिसाब से ये क्या है? विकर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः आयताकार मैदान, अतः आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई बराबर 24। 24 क्या होगा? क्योंकि मीटर में दिया गया आंसर, तो 24 हमारा क्या होगा? मीटर होगा। जब 24 मीटर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का चौथा विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीछे वाले प्रश्न में
विकल्प नहीं बताया था कौन सा होगा, तो पहला वाला जो था इसका आंसर जो आया था वो BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प वाले हैं। हल के साथ में, हल करने के साथ में आपको बता दिया गया है कि ये विकल्प सही है। तो आपके हो गए प्रश्न 2। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। लिखा है एक सर्वेक्षक बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है। यानी कि ये A है, ये B है, ये वाली दूरी हमको निकालना है, किंतु A और B तक सीधा नहीं पहुंच सकता है। A से B तक कैसा नहीं पहुंच सकता है? सीधा नहीं पहुंच सकता है। अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है। सीधा नहीं पहुंच सकता है यानी कि जाता है जो इस तरीके से जाता है, ऐसे। अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिससे कि वो सीधा पहुंच जाए, जिसमें AC जो हमारी भुजा है वो 21 मीटर है, BC 35 मीटर है, AB कितना लंबा है ये हमको बताना है। तो इस तरीके से हमको फिगर दिया गया है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है ये हमारी कर्ण होगी। ये लंब मान सकते हैं या ये आधार मान सकते हैं। आधार लंब में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा लंब। या इसको आधार ही मान सकते थे। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे आधार, या फिर इसको आधार मान लेंगे। ये वाला हमारा डैश डैश लंब हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। या वैसे अच्छे तरीके से यही रहेगा कि ये भुजा बढ़ाई गई है तो इसको हम आधार मान लें या इसको लंब मान लें, इसमें से कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं आधार। अच्छा, इसको क्या मान लेते हैं, आधार। और ये क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी लंब, लेकिन हमारा कर्ण जो है बिल्कुल सामने होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर देखेंगे हमको AB की लंबाई निकालना है। तो बस समकोण त्रिभुज, वही फार्मूला, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला याद रखेंगे बस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसके सामने हमने सब कर्ण, लंब, आधार सब लिखा है। तो कर्ण जो होगी सामने की भुजा, इसका नाम लिखेंगे पहले हम CB, क्योंकि हमको इंग्लिश में पूछता है AB BC कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम CB या BC। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले B आता है तो BC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमने माना था AB को, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है 21, यानी कि 21 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, सबसे पहले नाम लिख लेंगे हम, AC लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, AC, A और C, क्योंकि मान अगली लाइन में रखेंगे। सबसे पहले नाम रखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पर BC स्क्वायर का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, 35। मीटर नहीं लगाएंगे, मीटर सबसे लास्ट में लगा लेंगे, जो आंसर आएगा वो मीटर में लिख देंगे बस। AB ही हमको निकालना है, तो AB रहेगा ऐसे ही, AB का स्क्वायर प्लस AC जो होगा वो 21 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पर 35 का स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर 35 और 35 का स्क्वायर, यानी कि 35 की गुणा करवाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे रफ वर्क, 35 और 35,
पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 2 17, तिपच 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 कितना हो जाएगा 10, तो 5 7 5 12 2 हासिल 1, 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 1225, 1225। अब इधर भी हल करेंगे, ए बी स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस 21, एक संयम कितना होता है 21 और 21 की गुणा करवा लेंगे, 21 और 21 की गुणा, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1 2 2 4, ये हो जाएगा 4, 441, 441। संख्या एक तरफ ले जाएंगे, ये संख्या प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, लेकिन इधर 1225 पहले से था, तो 1225 माइनस 441 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो इसको घटा लेंगे, 1225 इसके नीचे लिख देंगे, 441 घटा देंगे, तो 5 में से गया 4, 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल है 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 1 हासिल लेंगे, 11 में से 4 गया 7, तो 784 हुआ। ये कितना हुआ 784। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 784 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब 784 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसमें इसकी सहायता से निकालेंगे हम वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे 784 किसका वर्ग है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, दुनाम 18, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, दुनाम 18, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, दुनाम 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, दुनाम 18, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ये जो इसको जोड़े बनाएंगे तो 3 जोड़े बने, यानी कि 2 2 7, 2 दूनी 4 7 28, ये जो हमारा स्क्वायर होगा 28 का स्क्वायर होगा, और ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको हम सीधा करके लिख देंगे ए बी बराबर 28 मीटर। ए बी बराबर 28 मीटर। हमसे यही पूछता है कि ए बी कितना लंबा है, तो लिखेंगे अतः ए बी की लंबाई बराबर, ए बी की लंबाई बराबर 28 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। अब अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, दिया है बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं, ए और बी, ए और बी। ए है ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पर होगा बी। तो ए और बी क्या है, इधर कोई झील बहती होगी तो ये झील का किनारा है। एक सर्वेक्षक ए और बी के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए आकृत 5.60 के अनुसार, ये हमारी आकृत का नाम है 5.60 के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC बनता है। ये ADC समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें कोण D क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि 90 डिग्री लंब कर्ण आधार पहचानने के लिए एक कोण हमको 90 डिग्री कौन सा ये जरूर मालूम होना चाहिए, तभी हम लंब आधार और कर्ण बता सकते हैं। ADC बनाता है तो बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये वाली केवल हमसे दूरी पूछी जा रही है और इसकी आधी हमको दूरी दी गई है 12 मीटर। अब पूरा त्रिभुज हमको समकोण त्रिभुज दिया गया है तो दूरी कितनी है, जबकि BC 12 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो यहाँ पर पूरा हम त्रिभुज लेंगे, पूरा त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। और ADC में प्रमेय कौन सी लगेगी हमारी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती क्या है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। इसमें सबसे पहले हम भुजाएं रखेंगे, फिर इसके हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये जो हमारी भुजा है पूरी पूरी यहाँ से ए से सी तक, ये हमारी है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हमारी हो जाएगी लंब, ये वाली जो भुजा है ये लंब है, और इसको हम मानेंगे क्या, आधार। तो ये हो गया आधार। तो इसमें मान रखेंगे यहाँ पर कर्ण है, कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण जो है ये वाली भुजा है यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर ये होगा हमारा लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ये वाली भुजा हमने लंब मानी है, तो ये हो जाएगा लंब का नाम है यानी कि CD, ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस आधार जो है हमारा है AD है, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर हमको मालूम हो गई, वैसे हमको इतनी तो दी थी, निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पूरी पूरी इतनी निकालेंगे यानी कि AC की पूरी निकालेंगे और पूरे में से ये 12 मीटर घटा दिया जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। तो AC बराबर यानी कि लंब हम निकालेंगे, ये जो हमारी साइड ये जो कर्ण गई है, कर्ण हमसे पूछी जा रही है, ये वाली लंब साइड है, ये वाली हमारी आधार है, आधार लंब कर्ण। तो इसमें हम रखेंगे अब मान AC स्क्वायर, AC नहीं मालूम है तो AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर CD स्क्वायर। CD जो है वो 40 मीटर दी गई है, तो इसको लिखेंगे हम 40 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर जो है वो 30 का स्क्वायर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर। तो इसको AC स्क्वायर बराबर तो 40 का स्क्वायर, तो 40 गुणे 40 यानी कि 4 चक्कू हो जाएगा 16, 1 जीरो था तो जिसमें 2 जीरो हो जाएंगे 1600, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 900। तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 2500, 2500। तो इसको इस AC स्क्वायर में लिखा है तो इसको भी AC स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में लिखेंगे। तो 2500 किसका वर्ग होता है, तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिएगा 25 और ये है 100 यानी 2500। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का 5 25, और 100 किसका वर्ग होता है यानी कि 10 गुणे 10। तो इधर से यहाँ से 5 मिला, इधर 10 मिला, तो 5 दाम कितना हो गया, ये 50 का स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर जो होगा वो काहे का स्क्वायर होगा, यानी कि 50 का स्क्वायर होगा। आप काट भी सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई कठिन था नहीं तो ऐसे काट दिया है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। जब स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो हमको AC की भुजा मालूम हो गई, AC बराबर 50 और 50 क्या होगा, क्योंकि ये सब मीटर थे तो 50 क्या होगा, मीटर हो जाएगा AC। यानी कि A से C तक दूरी मालूम हो गई है, ये मालूम ही थी, ये भी मालूम थी, तो AC हमको पूरी मालूम हो गई है, लेकिन हमको निकालना है AB। AB कैसे निकलेगा ये देखिएगा, AB की लंबाई बराबर बिंदु A से B के बीच की दूरी कितनी है, तो हमको कहता है तो AB की लंबाई बराबर निकालनी है। तो AB की लंबाई कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर देखिएगा AB की लंबाई यानी कि A और B की लंबाई यानी कि टोटल में से टोटल हमारी निकल आई है, यानी कि AC माइनस BC। यहाँ पर अगर हम भुजा AC में से BC को माइनस कर दें तो AB की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लगाए बराबर निशान, यानी कि ये वाला बराबर निशान, फिर AC की लंबाई कितनी है, AC जो पूरी निकल के आई है वो है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 मीटर माइनस BC जो थी वो थी हमारी 12 मीटर। तो इसकी ये वाली हमारी शेष बची वाली मालूम हो जाएगी AB की लंबाई। तो इसको हम घटा देंगे, 0 से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 38 मीटर आंसर आ जाएगा। ये जो हमारी दूरी होगी वो AB की लंबाई होगी। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा क्या है,
एक सड़क के दोनों किनारों पर दो मकान आमने सामने हैं। ये है सड़क, ये जो है बी से लगाकर यानी कि BCD जो है ये पूरी सड़क की लंबाई है। और इसमें दो मकान जो है आमने सामने है, एक मकान ये है और दूसरा मकान ये है। तो 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा, एक मकान ये खड़ा हुआ है और एक मकान ये है, यानी कि ये वाला मकान है केवल ये जो लाइन खी गई है ये वाला मकान है, ये मकान एक है, ये हमारी सड़क है। तो 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। यानी कि ये जो है सड़क की लंबाई चौड़ाई जो भी है यहाँ से यहाँ तक की ये सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है इस तरीके से। इसके बाद ये मकान है और फिर क्या कहता है, एक जो मकान है 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा, ये 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा जो है सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर, सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार जो है इस पर है, तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार, जो दूसरा किनारा है उसकी मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। कितने मीटर की, ये जो है ये हमारी जो दूरी दी गई है 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ये जो पहला मकान है, दीवार जो है दीवार की ऊंचाई, फिर ये जो सीढ़ी लगाते हैं तो ये 50 मीटर इस तरीके से लंबी सीढ़ी है और दीवार से कितनी ऊंची है, 14 मीटर ऊंची लगाई जाती है। और इसमें हमसे पूछता है, और एक जो थी वो 48 मीटर ऊंची दीवार थी, 48 मीटर ऊंची दीवार, और ये जो सीढ़ी लगाई जाती थी ये 50 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जाती है। अब इसके बाद हमसे कहता है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क हमारी ये है, ये तो सब ये हमारी दीवार और प्लस सीढ़ी, फिर दीवार प्लस सीढ़ी, ये तुमको मालूम है, लेकिन इस सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम पहले वाले समकोण त्रिभुज का हम यानी कि आधार निकाल लेंगे, यही हमारी सड़क की चौड़ाई होगी। और दूसरा वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें भी हम आधार निकाल लेंगे। जब आधार निकाल लेंगे तो कुल टोटल हमको चौड़ाई सड़क की मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा हल कर रहे हैं इसको। सबसे पहले वाला समकोण त्रिभुज ABC में, बी वाला समकोण त्रिभुज है तो ये बीच में ही रहेगा। अब इसको AC भी लिखोगे तो गलत होगा। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये हमने लिखा। और फिर क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा फार्मूला। इसमें ABCD जो भी कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हमारी होगी कर्ण, आधार इस पर टिका है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। वैसे दूसरे वाले में ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये जो हमारी 50 मीटर होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो पहले वाला सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 48 मीटर का स्क्वायर है, यानी कि पहले नाम लिखेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है हमारा BC है तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो AC 48 मीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 48 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB जो है वो 50 मीटर है
तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस BC ही निकालनी है तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर ही रहेगा। संख्या संख्या एक तरफ, लेकिन सबसे पहले इसके वर्गमूल निकाल यानी कि इसका वर्ग निकालते हैं। 48 का वर्ग, यहाँ पर देखिएगा ये लिखा 48, ये लिखा 48, इसका वर्ग निकालेंगे। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 17 18 19। तो यहाँ पर 4 8 2 10 का 0 हासिल 1, 9 3 12 13 3 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2304 आया। 2304 बराबर क्या होगा, 50 का स्कोर कराने की ज़रूरत नहीं है, 5 25 और 0 0 यानी कि 2 0 बढ़ जाएंगे। 2500 प्लस यहाँ पर 50 का स्कोर यानी कि 5 25 हुआ और 0 1 था तो 2 वर्ग है ना, तो 2 0 बढ़ जाएंगे। अब इधर जो रहेगा हमारा BC का स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको यहाँ पर हम संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली इधर ले जाओगे तो फिर आंसर माइनस का आएगा। आंसर काहे का आएगा, माइनस का। तो किस तरीके से पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर देखिएगा। तो BC जो है यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा घटाने में गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो मान रखेंगे थोड़े से गलत हो गए हैं। तो इसको देखिएगा, AC जो भुजा थी वो 50 मीटर थी, तो यहाँ पर इसके अंदर हम 50 रखेंगे और ये जो रखेंगे वो रखेंगे 48 और इधर रखेंगे हम, यानी कि ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 2500 और ये होगा 2304, क्योंकि फिर घटता फिर माइनस का आ जाता, तो इसीलिए मान गलत रखे गए थे। तो ये हो जाएगा हमारा 50 का स्क्वायर यहाँ पे लगाए, यानी कि ये इसके अंदर लिखना है आपको। 50 का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 48 का स्क्वायर 2304, यानी कि ये हमने निकाला है। अब संख्या संख्या एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2500, ये संख्या प्लस की इधर आएगी, माइनस की हो जाएगी 2304। अब इधर हमारा बचेगा बराबर, ये प्लस का BC स्क्वायर है तो प्लस लगाएंगे नहीं, BC स्क्वायर केवल लिखेंगे। 2500 में से 2304 घटाएंगे, 2500 में से 2304 घटाएंगे तो 0 से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, यानी कि इस तरीके से होगा। यहाँ पर 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 में से 3 गया 1, तो ये आएगा 196 और बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। ये जो 196 जो है वो 13 का वर्ग होगा, 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो BC बराबर आ जाएगा 13 मीटर। अब 13 मीटर अगर 196 का वर्ग नहीं मालूम है तो इस तरीके से करते हैं। 196 को काटना चालू करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिएगा, इसको काटेंगे हम सीधे। ये आभास संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 के बाद बचता है हमारा 13 से नहीं कटेगा, ये जो कटेगा पहले हम 2 से काटेंगे। इसको देखिएगा, ये 13 का वर्ग नहीं होगा, 13 13 169 होता है, लेकिन ये 196 है। 2 से काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 नाम 18, एक बचा ना, जब इधर बचा तो 2 8 16 हुआ, 2 से कटा, फिर 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18 पे 7 से कटेगा, 7 7 49 फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यानी कि 214 का ये वर्ग होगा। तो यहाँ पर BC बराबर क्या होगा 14 आ जाएगा। BC बराबर, BC की जो लंबाई होगी वो आएगी 14 मीटर। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट वर्ग नहीं आता तो उसको काट के जरूर देखिए, जोड़ा बनाइए, जोड़े में एक एक संख्या की गुणा करवा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद में ये हमको BC की लंबाई मालूम हो गई, ये 14 मीटर निकल के आई है। ये कितनी आ गई है 14 मीटर। अब उसी प्रकार से हम CD की निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में
CDE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, फार्मूला यही हमारा लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा CE का स्क्वायर बराबर लंब क्या है DE का स्क्वायर प्लस आधार क्या है CD का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे CE जो भुजा दी है वो दी गई है हमको 50 मीटर, बराबर DE की भुजा दी गई है 14 मीटर। मीटर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ऐसे रखेंगे 14 प्लस CD ही तो निकालना है, तो ये हमारा CD का स्क्वायर ही रहेगा। ये 50 का स्क्वायर रखेंगे, इसको ये भी स्क्वायर होगा और ये भी क्या होगा स्क्वायर में ही होगा। अब इसका मान निकालेंगे 50 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2500 बराबर 14 में अभी निकाला था 196 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 196 और प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा संख्या एक तरफ लगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2500 माइनस ये हो जाएगा 196 बराबर क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। इसके बाद इसको हम घटाएंगे 2500 में से 196, ये लिखा 2500 और ये लिखा 196, घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे कितना होगा यानी कि ये तो हासिल लिया ही गया था, तो यहाँ बचेगा हमारा 9 में से 9 गया 0 और यहाँ बचेगा हमारा 4 में से 1 गया 3 और ये बचेगा 2304। यहाँ पे जो आएगा आंसर वो आएगा 2304, 2 3 यानी कि 2304 बराबर क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर। 2304 बराबर CD का स्क्वायर। 2304 अभी हमने यहाँ पर निकाला था, किसका वर्ग होता है 48 का वर्ग होता है 2304, तो इसको हम लिख देंगे 48 का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर। स्क्वायर कट जाएगा तो CD की जो लंबाई आएगी वो 48 मीटर आएगी। अब हमको BC और CD की लंबाई मालूम हो गई, यानी कि BC मालूम हो गई और CD की भी लंबाई जो आ गई वो कितनी आई 48 मीटर। तो BC और CD की मालूम हो गई। हमसे पूछता क्या है सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सड़क की चौड़ाई बराबर, सड़क की चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सड़क की चौड़ाई बराबर। सड़क की चौड़ाई कैसे निकलेगी, सड़क की चौड़ाई जो है टोटल है BD, यानी कि सड़क की चौड़ाई ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम BD। सड़क की चौड़ाई ब्रैकेट में लिखेंगे BD कैसे निकलेगी, यानी कि BC और प्लस CD, BC प्लस CD होगा बराबर क्या होगा BD होगा। तो बराबर इसमें मान रख देंगे, यानी कि BC की जो लंबाई थी वो थी 14 मीटर और प्लस ये हो जाएगी CD की जो लंबाई है वो 48 मीटर है। CD की लंबाई कितनी है 48 मीटर। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको जब हम जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 8 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, यानी कि 62 मीटर आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा 62 मीटर। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखेंगे छठा दिया गया है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं।
उस त्रिभुज का नाम बताइए। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु, उस त्रिभुज का नाम ही तो बताना है। तो समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःबिंदु, समबाहु त्रिभुज में उस त्रिभुज का नाम पूछ रहा है कि तो लिख देंगे समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःबिंदु एक ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःबिंदु, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःबिंदु एक ही होते हैं। बस इतना लिखना है आपको, एक ही होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, क्योंकि हमसे नाम पूछ रहा है तो फेयर फिगर नहीं बताएंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हो बराबर। तो यहाँ पर हमको दो समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फेयर फिगर बना के देख सकते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हुए, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ये तीनों भुजाएं बराबर। तो हमको बताना ये है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए। तो नाम तो हो ही गया, लिख गया है, जिसके परिकेंद्र और अंतःबिंदु, यानी कि परिकेंद्र जब हम निकालते हैं तो हम भुजाओं का करते हैं लंबार्धक, यानी कि भुजा पर, यानी कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर चाप नीचे चाप ऐसे चाप लगता है, तो इस तरीके से लंबार्धक खींचा जाता है। वैसे इस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे, वैसे इस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु होगा यही इसका क्या होगा, परिकेंद्र होगा, याद रखिएगा। और अंतःबिंदु अगर समबाहु त्रिभुज का निकालेंगे तो अंतःबिंदु में होता है कोणों का अर्धक। और जब कोणों का अर्धक कुछ इस प्रकार से करेंगे चाप लगाने के बाद, तो ये भी ऐसे जाएगा, ये भी बीच से जाएगा, ये भी बीच से जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र और अंतःबिंदु यानी कि एक ही जगह पर होता है। इसका भी यानी कि परिकेंद्र निकालेंगे तब भी आपको बीच में मिलेगा, अंतःकेंद्र निकालेंगे तब भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमको प्रश्न में कहता था। तो बस आंसर लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र और अंतःबिंदु एक ही होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। देखिएगा यहाँ पर कहता है 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। 3, 4, 5 कैसे हैं, पाइथागोरियन त्रिक हैं। इस त्रिक के 3 अपवर्त त्रिक भी लिखिए। इस त्रिक के क्या करना है, 3 अपवर्त त्रिक भी लिखना है। अपवर्त का मतलब होता है टेबल, या अपवर्त का मतलब होता है जो भी हम अपवर्त लिखेंगे वो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, उस अपवर्त क्रमशः जो लिखे जाएंगे। और फिर दिखाइए कि 15, 20, 25 जो है वो पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। तो इस त्रिक के 3 अपवर्त त्रिक भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 5 के 3 अपवर्त त्रिक बराबर नंबर 1, चाहे यहाँ पे लिख देंगे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 अपवर्त त्रिक कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। अपवर्त त्रिक लिखने के लिए सबसे पहले 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5 तो होता ही है। तो क्रमशः हम पहले करवाएंगे 2 से गुणा। तो ये पहला हमको त्रिक मिल जाएगा, इसका अपवर्त त्रिक यानी कि 3, 4, 5 का। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और 5 दूनी हो जाएगा 10। 2 से गुणा करवा रहे हैं, पहले सबसे पहले 2 से गुणा दें। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो ये 3 अपवर्त त्रिक हो जाएंगे 3, 4, 5 के। अब क्रमशः 3 से गुणा कराएंगे तो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। वैसे अगला एक त्रिक निकालने के लिए अब हम पहले 2 से करवाया, फिर 3 से करवाया, 4 से करवाएंगे। 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16 और 5 चक्कू 20। तो ये यहाँ तक की प्रश्न हो गया आपका। 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है, तो इस त्रिक के 3 अपवर्त त्रिक भी लिखिए। तो 3, 4, 5 के 3 अपवर्त त्रिक जो है, पहला 6, 8, 10, 9, 12, 15 और 12, 16
20, यानी कि क्रमशः 2 से गुणा, यानी कि ये वाला निकालने के लिए हमने 2 से गुणा करवाई है पहला त्रिक, फिर दूसरा त्रिक निकालने के लिए 3 से गुणा, फिर तीसरा त्रिक निकालने के लिए अपर त्रिक तो 4 से गुणा करवानी पड़ेगी आपको। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक की प्रश्न हो गया। अब हमसे कहता है दिखाइए कि 15, 20, 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं या नहीं है। तो इसी का अगला पार्ट इसी में देखेंगे क्या है, दिखाइए कि 15, 20 तथा 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं या नहीं है। अच्छा, पाइथागोरियन त्रिक कब होते हैं? पाइथागोरियन त्रिक का मतलब होता है ये जो हमको भुजाएं या जो भी दी गई होती हैं हम इन्हीं को मान लेते हैं भुजाएं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें 15 ये एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होती है, यानी कि 25 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। बाकी लंब आधार इसमें से कोई भी मान सकते हो, तो ये 15 मान लेते हैं, ये कितनी मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से फिगर होगा। तो पाइथागोरियन त्रिक का मतलब वही होगा, फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इन दोनों को सभी में मान रखकर जब हल करेंगे ना, जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा तभी पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो यहां पर देखिएगा फार्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे सत्यापन। और सत्यापन किसका करना है कि हमको दिखाना है कि 15, 20, 25 पाइथागोरियन त्रिक हैं या नहीं है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज वाला, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला इधर यूज करे दे रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण जो हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 25 का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा 25 का स्क्वायर बराबर लंब आधार कोई भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 15 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे, 25 संयम होता है 625 बराबर 15 15 होता है 225 और 20 विसंयम होता है 400, यानी कि 20 गुणा 20। तो ये 625 बराबर होगा, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 5 में 0 जुड़ा 5, 2 में 0 जुड़ा 2 और 4 2 कितना हो गया 6। तो देखिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया कि नहीं। सत्यापन में यही हमको करना है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया तो यानी कि सत्यापन, यानी कि ये सही है कि ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 15, 20 और तथा 25, 15, 20 तथा 25 पाइथागोरियन त्रिक हैं। पाइथागोरियन, और पाइथागोरियन क्या है, त्रिक हैं। तो ये लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से करेंगे हल। अब देखेंगे 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसका आधार 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। आधार यानी कि नीचे भुजा होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। कोण B जो है वो 60 अंश होना चाहिए तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज ABC तो बनाएंगे ही, लेकिन जिसका आधार कहता है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले आधार बनाएंगे और उसका नाम दे देंगे हम BC। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने बनाया आधार, जीरो पॉइंट लगाएंगे और 7 सेंटीमीटर बनाना है तो 7 के सामने पॉइंट लगाकर मिला देंगे तो ये हमारा आधार बन जाएगा BC 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिखा B और इधर लिखेंगे C 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे पहले हम A नहीं मानेंगे, BC हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। A को मानेंगे तो A भी मानेंगे तो B के साइड में इधर से हमको एंगल बनाना होगा
जिसका आधार सबसे पहले दिया गया है तो 7 सेंटीमीटर आधार बनाएंगे। प्रश्न के हिसाब से ऐसे पढ़ा हमने, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आधार 7 सेंटीमीटर बनाया और नाम दे देंगे बीसी। कहता है कोण बी 60 अंश होना चाहिए, कोण बी 60 अंश, तो कोण बी हम बनाएंगे 60 अंश। तो किस तरीके से बनाएंगे, कोण बी को केंद्र मानकर, यहाँ पर देखिएगा, कोण बी को केंद्र मानकर हम ये लगाएंगे चाप। जब केंद्र मानकर चाप लगाया था तो चाप का ये कटान बिंदु है हमारा, ज़्यादा निकल गया है तो इसमें कटान बिंदु से ही लेंगे, कटान बिंदु से एक चाप लगाएंगे और ये जो चाप होगा ये 60 अंश का ही कोण बनाएगा जाके जब हम इसको मिलाएंगे। तो ये हमने बनाया, इसको मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे, यानी कि बी से मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे, थोड़ी सी बड़ी खींचेंगे, वो इसलिए खींचेंगे अभी मालूम हो जाएगा। तो ये हमने किरण खींची और इसका हम नाम दे देंगे क्या, ए नहीं देंगे, वाई देंगे। क्या देंगे, वाई। तो बी पर ये हमने 60 अंश का कोण बना लिया। अब साथ में कहता है कि दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है, दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 सेंटीमीटर कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 9 सेंटीमीटर यानी कि प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी लेंगे 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 9 के सामने रखेंगे प्रकार की नोक और पेंसिल को फैलाएंगे कहाँ तक, 9 सेंटीमीटर तक, यानी कि हमको दूरी लेना पड़ेगा 9 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कम है तो और फैलाएंगे, ये हो गई 9 सेंटीमीटर की दूरी, दिख रही होगी आप लोगों को। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। तो बी को केंद्र मानकर ये जो हमने बी वाई किरण खींची थी इस पर से हम लगाएंगे चाप। ये हमने चाप लगाया, ये जो चाप जो होगा ये 9 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये दूरी जो होनी चाहिए, चाप जो लगेगा वो 9 सेंटीमीटर का लगेगा, ये 9 सेंटीमीटर है। इसके हम कटान बिंदु को मान लेंगे डी मानेंगे, अब भी ए नहीं मानेंगे, ये हम मानेंगे डी। डी मानने के बाद में हम डी को मिलाएंगे सी से, डी को क्या करेंगे, सी से मिलाएंगे। तो ये हमारा बनता है त्रिभुज कौन सा, बी डी सी या डी बी सी, लेकिन हमसे ए बी सी की रचना करनी है। क्वेश्चन में कहता है ए बी सी, लेकिन अभी ए बी सी आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये तो बाकी तो सब नियम के हिसाब से हुआ है कि जो क्वेश्चन में कहता था आधार जो है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भुजा जो होनी चाहिए यानी कि 9 सेंटीमीटर योग होना चाहिए, 60 अंश का कोण होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी भुजा है ये बिना कहे हमने इसको मिलाया है, तो इसका हम करेंगे लंबार्धक। क्या करेंगे, लंबार्धक, यानी कि इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक खींचेंगे क्या, यानी कि एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें हमको लेना पड़ेगा आधे से ज़्यादा दूरी, आधे ज़्यादा दूरी लेंगे क्योंकि इसका कटान बिंदु मिलना चाहिए कहीं पे। तो ये हमने इधर चाप लगाया, ऊपर लगाया और नीचे भी लगाया। अब सी को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, सी को केंद्र माना, ये चाप लगा और ये चाप लगा। अब इन दोनों चापों के कटान बिंदु को मिला देंगे और मिलाएंगे इस प्रकार से कि ये वाली भुजा पे काटेगा। बी डी जो हमारी भुजा है या बी वाई जो भुजा है, किरण है, इस पर हमको मिलाना है जाके। तो ये हमने मिलाया, इस पर हमने मिला दिया, ये वाला मिला दिया ना। तो ये जब इस भुजा पर मिला है, इसके कटान बिंदु को हम मानेंगे ए, इस कटान बिंदु को हम क्या मानेंगे, ए। जब इस कटान बिंदु को ए मानेंगे, अब ए से सी को मिलाएंगे, ए से सी को मिलाएंगे। जब हम ए से सी को मिलाएंगे तो यही हमारा त्रिभुज ए बी सी बन के तैयार हुआ है, ए बी सी। अभी ए बी सी कैसे त्रिभुज बना है, तो यहाँ पर देखिएगा। अब इसकी हम जांच करेंगे, जांच कैसे की जाएगी ये देखिएगा।
क्या कहता है, जितना भी कह रहा है, यानी कि ये हमारा ये त्रिभुज ABC है, ये वाला हमारा फिगर सही से है। इतना कार्य आपको अधिक करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिएगा फिगर कैसे सही है। कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, तो ABC बन गया, जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो, ये नापा था 7 सेंटीमीटर, तो ये भी भुजा सही। B 60 अंश, तो ये भी सही। दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि ये 7 हो गया, तो हमारी ये भुजा बची, यानी कि AB बची और AC बची। तो इन दोनों भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है तो हमारा फिगर जो है वो सही बना है, अन्यथा फिगर गलत बना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जब हम नापेंगे तो ये जो हमारी दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये हमने लिखा 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे, ये जो लाइन है ये हमारी 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आपने अगर इधर उधर किया तो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट होगा। तो 6 सेंटीमीटर बिल्कुल 1 पॉइंट से कम ही है। तो ये हमारा 6 है और ये हमारा 0 है। तो 0 6 के सामने, तो ये हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर की लाइन। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जैसा फिगर में हमसे कह रहा था उतना तो कार्य हो गया। यानी कि दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये वाली आई है हमारी 3 सेंटीमीटर और ये वाली आई है 6 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का भी आएगा। तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, 9 सेंटीमीटर आ गया। एक भुजा हमको 7 सेंटीमीटर हो गया, एक कोण हो गया 60 अंश। ABC बनाना तो बन गया ABC। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी रचना में जिस तरीके से बना है फिगर, उस तरीके से रचना लिखेंगे। यानी कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा, एक जोड़ देंगे या ऐसे रखेंगे। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर कितना खींचा, 7 सेंटीमीटर। बिंदु B पर प्रकार व पटरी की सहायता से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने क्या खींची, BY खींची। रेखा नहीं होगा, ये होगा हमारा किरण। क्या होगा, किरण। किरण क्यों होगा, क्योंकि एक जिसमें एक एरो लगा होता है वो किरण होती है, दोनों तरफ एरो रेखा होती है। एक तरफ कोई भी एरो ना लगा हो तो वो रेखाखंड होता है। तो हमने रेखा BY खींची, ये BY खींची। फिर B को केंद्र मानकर दो भुजाओं के योग के बराबर, यानी कि ये जो हमसे कह रहा था 9 सेंटीमीटर की दूरी, तो हमने 9 सेंटीमीटर की दूरी का, यानी कि दो भुजाओं के योग के बराबर AB प्लस AC, AB और AC जो हमारे निकल का है, इन दोनों के योग के बराबर का चाप लगाया। यानी कि 9 सेंटीमीटर की दूरी का चाप लगाया और कटान बिंदु को D मान लिया। कटान बिंदु को यहाँ पे क्या माना हमने, D। फिर D को C से मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया था, DC का लंबार्धक खींचा, यानी कि इस पर लंब डाला। और जो रेखाखंड BD को A पर काटता है, ये जो हमने लंबार्धक डाला था, ये BD देखिएगा, BD को कहाँ पे काट रहा है, A पर काट रहा है। चाहो तो इसको आप आगे तक निकाल सकते हैं या यहीं तक रखेंगे। फिर A को C से मिलाया, A को C से मिला दिया। यही हमारा त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। बस इतना ही लिखेंगे। बाकी इसमें हमने चेक करके तो आपको बता दिया है कि हमारा फिगर सही है या गलत। फिगर हमारा जब सही होगा, दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर, ये तो ABC बना, 7 सेंटीमीटर BC बना आधार, कोण भी 60 बना। अब दो भुजाओं का योग बनने के बाद में इसको हम चेक कर लेंगे। अगर ये बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर के, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि जो फिगर और रचना है ये सब हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है 9वां। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 तथा दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम त्रिभुज तो बनाएंगे ही, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी दो भुजाएं, एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तथा एक कोण जो है 120 अंश होना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए, त्रिभुज का नाम ABC। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक भुजा खींचेंगे, चाहे 5 सेंटीमीटर पहले खींच लीजिए, चाहे 6 सेंटीमीटर पहले खींच लीजिए। तो कोई भी भुजा हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर की भुजा पहले। बीचों बाच में बनेगा।
ये हमने खींची 6 सेंटीमीटर की भुजा। इसका हम नाम दे देंगे BC। यहाँ पे लिखा B और ये लिखा C। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। एक कंडीशन हो गई, कौन सी? 6 सेंटीमीटर भुजा, BC भी हो गया। अब एक हमारी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 120 अंश का कोण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 120 अंश का कोण। तो देखेंगे B को केंद्र मानकर एक लगाएंगे चाप। इस तरीके से हमने लगाया, यानी कि अर्धवृत्त जैसा बनाएंगे, अर्धवृत्त से ज़्यादा या कम। इसके बाद ये जो चाप का कटान बिंदु होगा, जो अर्धवृत्त हमने बनाया है, चाप का कटान बिंदु होगा, ये एक चाप लगाएंगे, ये 60 डिग्री का कोण होगा। और इस कटान बिंदु से एक और चाप लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 120 अंश का कोण। 120 अंश का कोण। तो B से इस कटान बिंदु से मिलाते हुई एक किरण खींचेंगे। थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इधर उधर होगा तो फिर लास्ट में थोड़ा सा फिगर भी इधर उधर नापने में फिर गलत हो जाता है। तो ये हमने किरण खींची, इस किरण का हम नाम देंगे Y। और साथ में ये हमारा 120 अंश का कोण बन गया। यानी कि हमारे पास दो कार्य हो गए, यानी कि एक भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर, एक कोण हो गया हमारा 120 अंश। हमको एक भुजा और बनानी है 5 सेंटीमीटर की। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर की कैसे बनेगी ये देखिएगा। 5 पे रखेंगे हम प्रकार की नोक, इसको फैलाएंगे 0 तक, तो इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो गई। और 5 सेंटीमीटर अगर हम C से चाप लगाएंगे तब तो इसको कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको B से ही चाप लगाना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर का चाप। और इस चाप के कटान बिंदु को मान लेंगे हम A, और A को C से मिला देंगे। A को C से मिला देंगे तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा जो प्रश्न में कहता था उसी प्रकार का त्रिभुज। जो कंडीशन दी गई थी उसी के हिसाब से हमारा त्रिभुज ABC बन के तैयार हो गया। अब एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिएगा। कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। ABC बना जिसका एक कोण 120, ये 120 अंश कोण हुआ। दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो भुजाओं में से एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा जो है ये 6 सेंटीमीटर थी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का ही तो चाप लगाया है ये। तो तीनों कंडीशन हो गई, त्रिभुज हमारा बनके तैयार हो गया। अब त्रिभुज का निकालना है परिकेंद्र, और परिकेंद्र निकालने के लिए हम भुजाओं का करते हैं लंबार्धक। भुजाओं का क्या करते हैं? लंबार्धक। यानी कि भुजा जो भी होगी इस पर लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक खींचना है किरण या रेखा। तो आधे ज़्यादा दूरी ले ली, आधे ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर चाप लगाया, नीचे भी चाप लगाया। इसके बाद में A के बाद अब यही कार्य हम B से करेंगे। B से देखिएगा, B से तो हो गया है, A से करना पड़ेगा क्योंकि AB का हम अर्धक कर रहे हैं ना। तो A से जब हम करेंगे ना तो A को केंद्र मानकर ये कटान बिंदु, ये चाप लगाया और एक इधर भी चाप लगाया, यानी कि ऊपर नीचे चाप लगा देंगे। लेकिन ये वाला चाप वाला कटान बिंदु नहीं मिल रहा है ठीक से। जब नहीं मिल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद इन चापों का जो कटान बिंदु है, चापों का कटान बिंदु, अब इनको हम मिला देंगे आपस में। मिलाते हुए एक किरण बड़ी सी खींचेंगे। इस तरीके से खींचेगा। अगर हमको लाइन कम ज़्यादा पड़ जाती है, बढ़ाना होता है तो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक उसी तरीके से रखते हैं जैसे पहले रखा गया था लाइन खींचते समय। इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। AB का लंबार्धक किया। परिकेंद्र निकालने के लिए भुजाओं का लंबार्धक करते हैं, याद रखिएगा। आधे ज़्यादा दूरी ली, BC भुजा का अर्धक करेंगे, लंबार्धक। ऊपर नीचे चाप लगाया, C से लगाया, B से भी लगाएंगे। B को केंद्र मानकर ये चाप लगाया और ये चाप लगाया। इनका जो कटान बिंदु होगा इनको आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
अब चाहो तो आप दो भुजाओं से ही परिकेंद्र मिल जाएगा, लेकिन तीसरी भुजा भी निकाल के देखेंगे। ये परिकेंद्र अब कटेगा तो यहीं से, अब देखिएगा यहाँ पर कैसे कटेगा। आधे ज़्यादा लेंगे, कम लेंगे, फिर कटेगा नहीं। आधे ज़्यादा ये ले ली हमने दूरी, ऊपर चाप नीचे चाप। इसी तरीके से ए बिंदु से ऊपर चाप ऊपर नीचे लगा देंगे, और इनका जो कटान बिंदु होगा, इनका क्या होगा, कटान बिंदु, इनसे मिलाते हुए हम खींचेंगे रेखा। इसका यहाँ से जाना चाहिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और ये पॉइंट जो है यहाँ से थोड़ा सा। हम इसको देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं कि हमको यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाना है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरीके से मिलाएंगे, अगर फिगर सही बनाया है तो वो स्वयं वहीं से होकर जाएगा। गया कि नहीं गया? तो ये हो जाएगा बिंदु ओ, और ये जो बिंदु ओ है ना, यही त्रिभुज का परिकेंद्र है। यही त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र है। त्रिभुज का परिकेंद्र का मतलब होता है कि अगर यहाँ से ए की दूरी और बी से और सी से अगर हम त्रिभुज बनाएंगे ना, यानी कि वृत्त बनाएंगे, ये परिकेंद्र का मतलब होता है, इससे जब वृत्त बनाएंगे तो ये तीनों बिंदुओं से, यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से होकर ही जाएगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, यानी कि जो भुजाएं मिलती हैं वहाँ से, यही हमारा त्रिभुज का क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो ये हमारा बना फिगर। अब फिगर बनने के बाद अब देखेंगे इस फिगर की रचना कैसे की है, ये लिखेंगे। रचना देखेंगे। सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले यही तो कार्य किया था। फिर क्या किया था? पटरी तथा प्रकार की सहायता से बिंदु B पर 120 अंश का कोण बनाते हुए किरण BY खींची थी। बिंदु B पर यह एंगल बनाया था, पटरी तथा प्रकार की सहायता से किरण क्या खींची थी? हमने BY खींची थी। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BY पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर एक चाप लगाया था। फिर चाप लगाने के बाद इसको हमने मिला दिया था, तो कटान बिंदु को A मान लिया, इसको A मान लिया। फिर A को C से मिला दिया। इतना ही तो किया था। तो ये हमारा बन गया था त्रिभुज। जब त्रिभुज बन गया था, अब इसका निकालेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र निकालने के लिए क्या किया था? तो यहाँ पर देखेंगे रेखाखंड AB, सबसे पहले AB BC तथा CA का लंब अर्धक खींचे। ये तीनों खींचे थे, जो एक दूसरे को त्रिभुज ABC के बाह्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC अंदर काटते तो अंतः बिंदु, बाहर काट रहे हैं तो बाह्य बिंदु, सीमा पर काटे तो सीमांत बिंदु, यानी कि त्रिभुज पर ही। तो बाह्य बिंदु O पर मिलते हैं। जब O पर मिलते हैं तो अतः बिंदु O जो है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। त्रिभुज ABC का क्या है? परिकेंद्र है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न देखेंगे 10 दिया है। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है तो तीनों भुजा हम 6 सेंटीमीटर ही बनाएंगे तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का केंद्रक निकालेंगे और केंद्रक के बाद शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बनाते हैं सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हों बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर कब होगी? यानी कि एक भुजा हमको दी गई है कि 6 सेंटीमीटर, तो एक भुजा हमने 6 सेंटीमीटर खींच ली। अब इसी भुजा से बनाएंगे, यानी कि इसका हम नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C और यहाँ पे डाल देंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा हो गई। अब प्रकार की दूरी और पेंसिल के बीच की दूरी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, चाहे पटरी से नाप लेना, चाहे इसकी दूरी ले लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो एक हम B तथा C को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे और इन चापों का जो कटान बिंदु होगा इनको हम मान लेंगे A। इनको क्या मानेंगे? A मानेंगे। जब इसको हम मानेंगे A तो A को B से तथा B को C से मिला देंगे। A को B से तथा B को C से क्या करेंगे? मिलाएंगे।
मिलाने के बाद ये हमारा समबाहु त्रिभुज बनके तैयार होगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो 6 सेंटीमीटर एक भुजा दी गई थी, तो तीनों हमने 6 सेंटीमीटर का ABC बना लिया। ABC बनाने के बाद त्रिभुज का केंद्रक सबसे पहले निकालेंगे। तो केंद्रक का मतलब होता है कोणों का करेंगे अर्धक और निकल के आ जाएगा हमारा केंद्रक। कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक कैसे, यहाँ पर देखिएगा, एक उचित दूरी की त्रिज्या ले लेंगे, यानी कि A को केंद्र मानकर ऐसे चाप लगाएंगे, कोई समस्या नहीं। फिर B को केंद्र मानकर यही दूरी का चाप लगा लेंगे। फिर C को भी केंद्र मानकर वही दूरी का लगाएंगे चाप। 3 चाप बन गए। अब इसके यानी कि कोणों का अर्धक कर रहे हैं ना, कोणों का अर्धक करेंगे तभी हमको केंद्रक मिलेगा। अब इन्हीं जो हमारे ये जो चाप लगे हैं इनसे भुजाओं का अर्धक करेंगे। इनसे क्या करेंगे, यानी कि इन कोणों का है, कोणों का कर देंगे अर्धक। थोड़ी सी दूरी कम ले लेंगे, नहीं तो फिर पास में कटेंगे जाकर। अब पास में कटेंगे तो घिच पिच होगा। एक बार से जो चाप लगना चाहिए दूसरी बार से वही चाप। अब यही कार्य B पर भी करेंगे, C पर भी करेंगे। तो ये हमारा इन चापों के कटान बिंदु को, जो चाप लगा रहे हैं चापों के कटान बिंदु को उनके हम शीर्षों से मिला देंगे। और जब शीर्षों से देंगे मिला तो हमको मालूम हो जाएगा केंद्रक। देखिएगा कैसे, हम लाइन खींचने वाले हैं, A से खींचेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कार होगा तभी बिल्कुल उसी से होकर जाएगा, अन्यथा फिर इधर उधर से होकर जाएगा। बिंदु B से भी मिलाया, ये हमारे कोणों के अर्धक है ना। बिंदु C से भी मिलाएंगे। अगर फिगर आपने सही बनाया होगा तो तीनों जो हैं उसी से होकर जाएंगे। फिगर सही नहीं बनाया होगा तो उसी से होकर नहीं जाएंगे। तो हमने कोणों का अर्धक किया तो ये हमको प्राप्त हुआ केंद्रक। इसका नाम हम दे देंगे O। इसका नाम है क्या है, O है। तो ये हमारा बनके तैयार हुआ फिगर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहता है कि शीर्ष से केंद्र तक की दूरी ज्ञात करें। शीर्ष हमारे ये हैं, शीर्ष से केंद्रक ये हमारा है, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। और इनके बीच की दूरी हर जगह होती है समान, यानी कि केंद्र से शीर्ष तक के बीच की दूरी कोई एक नाप लेंगे। यहाँ पर जब बीच में रखेंगे तो हमारी 3.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आता है, यानी कि रेखाखंड। इसके बीच की दूरी जो दूरी है 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप लोग फिगर बनाओगे, जो फिगर बनाओगे तो बनेगा सही से इसी तरीके से। तो 3.5 सबकी ही दूरी आएगी। केंद्र से शीर्ष तक के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ये दूरी, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बना फिगर। अब इसकी देखेंगे रचना। रचना देखिएगा, सर्वप्रथम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा था कि नहीं। फिर बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर, B और C को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर की यानी कि त्रिज्या लेकर के चाप लगाए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को A पर काटते हैं। इसको कटान बिंदु को हमने A माना था। फिर A को B से तथा A को C से मिलाया था, A को B से A को C से मिलाया था। अतः त्रिभुज ABC अभीष्ट समबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। लेकिन केंद्रक निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो हम कोणों का अर्धक किया था। तो यहाँ पर कोण ABC के कोण, त्रिभुज ABC के कोण ABC का समद्विभाजक करते हैं। इस तरीके से समद्विभाजित किया था, जो कि एक दूसरे को त्रिभुज के केंद्रक O पर मिलते हैं। और अतः शीर्ष से यानी कि जो O पर मिलते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा केंद्रक। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे, त्रिभुज के केंद्रक O पर मिलते हैं, यही बिंदु O, यही बिंदु O त्रिभुज का केंद्रक है।
त्रिभुज का क्या क्या है, केंद्रक है। ये थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद अतः शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी क्रमशः ओ ए ओ बी ओ सी सब बराबर होंगी। बराबर कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। 3 दशमलव यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी होंगी। यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा एक बार, 5 सेंटीमीटर नहीं 3.5 सेंटीमीटर की दूरी। ये देखिएगा 0 से 3.5 के सामने है तो 3.5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है। 4:5:6 का अनुपात है। तो कहता यह है कि इस त्रिभुज के समरूप, यानी कि एक त्रिभुज इस तरीके से होगा 4:5:6 के अनुपात में, और दूसरा जो समरूप त्रिभुज बनाना होगा ABC की रचना करनी है। फिर जिसका आधार कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ये हमको कंडीशन दी गई है कि आधार 8 ही सेंटीमीटर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे कि यानी कि PQR की भुजाओं में अनुपात दिया गया है तो इन्हीं को हम भुजाएं मान लेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाएं मानेंगे। और मानने के बाद एक हम त्रिभुज बना लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, ये हमने खींची 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की भुजा, यानी कि हमने इसको बनाया P और Q मान लिया, क्योंकि PQR बनाना है ना। PQR बनाने के बाद में दूसरी जो भुजा होनी चाहिए, यानी कि 4:5:6 के अनुपात में बनाना है। तो पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 6। तो 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा P को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर भुजा का चाप लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर का चाप लगा। कम पड़ेगा तो थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। और एक 6 सेंटीमीटर भुजा, तो Q को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। यहाँ पे दूरी कम ज़्यादा हो रही है ना, तो इसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। यही वाली दूरी ले लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। ये चाप लगाया। कटान बिंदु यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ना, उसी के ऊपर है चाप का कटान बिंदु। इसको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बनेगा PQR। तो ये जो हमारी 4 सेंटीमीटर, ये थी हमारी 5 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। 4-5-6 सेंटीमीटर की भुजा बन गई। भुजाएं बनाने के बाद एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समरूप त्रिभुज, यानी कि इसी के समान समरूप त्रिभुज कब होता है, या तो तीनों भुजाएं समान हो, या तो फिर तीनों कोण समान हो। तो यहाँ पर हम भुजाएं समान कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको 4 दिया गया है और यहाँ पर कितना दिया गया, जिसका आधार क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्रमशः अगर इस क्वेश्चन को चाहें, चाहे भुजाएं भी बराबर कर सकते हैं। कभी कभी क्या आधार दे दिया जाता है, जिसे दे दिया जाता है यहाँ पर आधार दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो इधर आधार 4 है तो इधर का 6 हो नहीं सकता है। अच्छा, समरूप त्रिभुज बनाने के लिए भुजाएं जो है समानुपात अनुपात में होनी चाहिए ना। तो चाहो तो इसकी क्रमशः 2 से गुणा कराकर, यानी कि 2 और फिर 2 और इसकी भी 2 से गुणा कराकर, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर एक भुजा बनेगी जाकर, और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर भुजा बनेगी, और एक बनेगी हमारी तीसरी भुजा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं बना देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि समरूप त्रिभुज बन जाएगा। और या तो फिर हम बनाएंगे कोणों से,
या तो किस तरीके से बनाएंगे, कोण। तो कोण से बनाना आप सीख चुके हैं, तो यहां पर देखेंगे भुजाओं के हिसाब से बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग कोणों के हिसाब से पिछली एक्सरसाइज में अनुपात वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि कोणों को नापकर। अब हम इसको भुजाओं के हिसाब से करवाएंगे, क्योंकि ये भुजाओं पर बन जाएगा। भुजाओं का अगर हमको कंडीशन दी है कि आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आधार 8 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। कभी कभी भुजा जैसे यहाँ पर अगर 5 दे दिया जाए, तो फिर हम आधार इसको हम 5 नहीं कर पाते हैं, या अपना 6 दे दिया जाए, तो आधार यहाँ पर 4 है, तो आधार यहाँ पर हमको 8 ही करना होगा। तो क्रमशः हमने 2 से और 2 से क्या करवाएंगे, गुणा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ही समझ लीजिएगा, कोणों के हिसाब से ही करवाने वाले हैं, तो ऐसे ही समझेंगे। यानी कि ये वाली जो भुजा रफ वर्क में होनी चाहिए, यानी कि पी क्यू, जो क्योंकि ए बी सी की रचना करनी है ना, ए बी सी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पटरी से एक, क्योंकि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की बनेगी जाके, तो एक 8 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेंगे। इसका नाम क्या देंगे हम, ए बी। ए बी के बाद 8 सेंटीमीटर बनाने के बाद फिर इधर वाली साइड, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे, या 12 की खींच लेंगे। तो बी को केंद्र मानकर एक 12 सेंटीमीटर का इस तरीके से चाप लगाएंगे। इसको देखकर 10 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, जहाँ पे मिलेगा इसको हम इस तरीके से कटान बिंदु मिला देंगे, ये सी बन जाएगा। तो ये ए बी सी, यानी कि ये हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से संगत भुजा, यानी कि पी क्यू की संगत भुजा 8 है, और इनकी जो संगत भुजा होंगी, यानी कि पी क्यू ये हमारा आर था, तो संगत भुजा यानी कि पी क्यू की संगत भुजा ये वाली भुजा, आर क्यू की संगत भुजा ये सी बी हो जाएगी, आर पी की संगत भुजा सी ए हो जाएगी। तो ये संगत भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे ना, जैसे 4/8, दूसरा क्या होगा 6/12, तीसरा क्या होगा 5/10। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1:1:2 में आएंगी। तो या तो संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, तो इस तरीके से हमने रफ वर्क में बता दिया है। दूसरा फिगर जो हमारा एंगल से बनता आ रहा था, पीछे भी एंगल से बनाए थे, तो कैसे बनाया था, जिसका आधार एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। ये 8 सेंटीमीटर खींचा। 8 सेंटीमीटर खींचने के बाद यहाँ पर हम नाम देंगे ए और बी। ये हमारा 8 सेंटीमीटर हुआ। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे थे, चाहे इस तरीके से हमने रफ वर्क में ऐसे समझा दिया, चाहे ऐसे बना लीजिए, या फिर इस तरीके से जैसे पीछे बनाए थे। ए बी, या तो संगत भुजाएं बराबर हों या संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले P को केंद्र मानकर एक लगाएंगे चाप। ये चाप लगाया। वैसे हम A को भी केंद्र मानकर इस तरीके से हम चाप लगाएंगे। अब कोण P के बराबर कोण A बनाएंगे, तभी तो संगत कोण ये आपस में बराबर होगा। तो इसकी हम दूरी ले लेंगे, कौन सी, ये वाली। ये जो चाप लगाए, चाप की दूरी लेंगे यहाँ पर। तो यही वाली जो दूरी है, ये हम यहाँ पर काट देंगे। तो हमने ये वाली दूरी काट दी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाते हुए एक हम खींचेंगे किरण। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ए बी सी तो बनेगा ही, यहाँ पर दे देते हैं ए बी सी ए डी दे देते हैं इसको नाम, यानी कि एक किरण ए डी खींचेंगे इस तरीके से। या किरण नाम ना दे तब भी चलेगा, यानी कि हमने ये एंगल बना दिया है ना, तो इस तरीके से हमने एक किरण खींची। अब बी पर भी ऐसे ही कार्य करेंगे। तो बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया हमने, ये लगा चाप,
यहाँ पर भी बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, लेकिन जो एंगल बनेगा पी क्यू की जो त्रिज्या है, जिस तरीके से ये हमारा चाप लगा, यही वाली त्रिज्या लेकर हम चाप लगाएंगे। जब चाप हम लगाएंगे ना तो ये कटान बिंदु और यहाँ पे चाप लगेगा। अब इन चापों के कटान बिंदु से होते हुए हम एक और किरण खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। इसको और बढ़ाएंगे, यानी कि जहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक कि आपको ये मिलेंगी नहीं। इसको हम पेन से कर देते हैं क्योंकि फिर ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हमने मिलाया और ये वाली भी किरण मिलाएंगे। ये किरण हमने खींची ए बी, और ऊपर ये जो कटान बिंदु है इसको हम मान लेंगे सी। ये हमारे सी है, ये वाला कटान बिंदु। तो ए बी सी ये जो हमारा त्रिभुज बना है ये समरूप त्रिभुज बना है। अब बना कैसे है समरूप त्रिभुज? इसको चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो। P के बराबर होगा A वाला एंगल, Q के बराबर होगा B वाला एंगल और R के बराबर होगा C वाला एंगल। आप चाहो तो उत्तर की जांच कर सकते हो, यानी कि बनाने के बाद आप इसको मिलाओगे, जितना एंगल ये आएगा ना उतना ही एंगल ये आएगा, क्योंकि इसको नाप कर ही तो बनाया है। तो आप बाद में बनाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा बना फिगर, कोणों के हिसाब से हमने बनाया है। आप चाहो तो हमने भुजाओं के हिसाब से बता दिया था कि 4 था ना, तो 4 दूनी 8 क्रमशः 2 से गुणा कराकर हम समरूप त्रिभुज बना देते हैं। अगर यहाँ पे कभी भी अगर हमको ये कंडीशन ना दी हो तो बस जितनी भी भुजाएं दी गई हों, तो यहाँ पर 4 है तो उधर साइड में 8 बना दीजिए, 6 है तो 12 बना दीजिए, 5 है तो 10 बना दीजिए। जितनी भी भुजा होती है उसका दोगुना, क्योंकि उसका भी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि चित्र बन गया है। अगला प्रश्न है, यानी कि इसकी इसी प्रश्न की रचना है, जैसे प्रश्न में बनाया है वैसे हमने किया है, जैसे फिगर बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात है त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं में अनुपात हमको दिया गया है। ठीक, रचना क्या करनी है कि त्रिभुज PQR के समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि त्रिभुज PQR के समरूप त्रिभुज ABC की करनी है, ABC की, जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आधार 8 सेंटीमीटर है। रचना सर्वप्रथम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज की रचना, सर्वप्रथम दिए गए अनुपात को भुजाएं मानकर एक त्रिभुज PQR बनाया, यानी कि भुजाएं, यानी कि अनुपात जो 4, 5, 6 थी इनको हमने भुजाएं मान लिया था, इससे एक त्रिभुज बनाया। फिर एक दूसरा समरूप त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले आधार AB 8 सेंटीमीटर खींचा। खींचने के बाद कोण P के बराबर कोण A बनाया, कोण P के बराबर कोण A। देखिएगा बिल्कुल जैसे ये लाइन गई है वैसे लाइन गई, बस फिगर देखने में बड़ा है। कोण Q बराबर कोण B बनाया, और जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये जब लाइन खींचेंगे तो ये भी कोण स्वयं ही अपने आप बराबर होगा। किरणें खींची जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटती हैं कि नहीं? तो यही त्रिभुज जो ABC है, ABC त्रिभुज PQR का समरूप त्रिभुज है ABC। समरूप होने के लिए या तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो इस चित्र में हमने कोण बराबर किए हैं, या तो फिर जो हमने इसके पहले बताया था भुजाएं भी बराबर करके आप कर सकते हैं। लेकिन भुजाओं में जब कंडीशन दी गई होती है ना तो फिर नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पर आधार 4 था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि दोगुना भुजा को दोगुना करके इस चित्र को हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां MSE प्रश्न दिया गया है। किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर हैं, वह बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? वह बिंदु जो त्रिभुज का होता है वह कहलाता है अंतः केंद्र। क्यों? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक आप लोग पहले ही सब एक्सरसाइजों में एक एक्सरसाइज इसी पर आधारित थी कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र कीजिए, लंब केंद्र कीजिए, तो आप सभी ने देखा था। जो था वो अंतः केंद्र ही होता था जो भुजाओं से, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर होता था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल होगा और DEF भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। DEF जैसे हमारी भुजा AB इसका मध्य बिंदु है, AC इसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है।
तो इसमें कहता है कि संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर सबके भुजा के मध्य बिंदु यानी कि ये सभी त्रिभुज जो हैं 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं। यानी कि जितना एक का क्षेत्रफल है दूसरे तीसरे चौथे सबका क्षेत्रफल बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ पर देखिएगा हमको केवल FED का निकालना है, यानी कि DEF का निकालना है, यानी कि इस त्रिभुज का, यानी कि एक ही त्रिभुज का तो निकालना है। तो ये होगा 1 अपान में कुल त्रिभुज होते हैं, इसकी फ्रैक्शन बनेगी ना, जिसका भी क्षेत्रफल निकालना होता है। तो यहाँ पर एक चित्र का निकालना है तो 1, और बटे में क्या होगा, बटे में होगा कुल त्रिभुज हैं 4, तो 1/4 1/4 जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज ABC होगा। त्रिभुज क्योंकि ABC में से ये DEF निकाल रहे हैं ना, तो 1/4 त्रिभुज ABC कौन सा है, 1/4 इसमें है, तो 1/4 त्रिभुज ABC यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का विकल्प जो सही होगा वो क्या होगा, तीसरा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1 ऊपर जाएगा, कुल त्रिभुज जो है वो कितने हैं 4, तो 1/4 त्रिभुज ABC, यानी कि 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा, यानी कि उसको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उससे भाग कर देंगे तो 1/4 त्रिभुज ABC निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली यानी कि अभ्यास जो दक्षता अभ्यास 5D है वो समाप्त होती है, और साथ ही साथ में आपकी इकाई 5 पूरी समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों या हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।